गुड मॉर्निंग मेरे सभी स्टूडेंट्स, आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी पर। और आप इस टाइम जुड़े हुए हैं इस वीडियो में इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी के चैनल पर असिस्टेंट प्रोफेसर फरहत परवीन के साथ, जो आपको प्रिपरेशन करा रही हैं यूजीसी एनटीए नेट के इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की, टीजीटी एग्ज़ाम हो, पीजीटी हो, जीआईसी हो, जो भी आपका इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम है, तो मैं उसी के जो है पर्सपेक्टिव में आपको प्रिपरेशन करा रही हूँ। चलिए आज हम बात करते हैं, शेक्सपियर हमने पढ़ लिया था। शेक्सपियर के बाद उनका वर्क भी जो कैटेगरीज थी वो भी हम डिवीज़न कर चुके हैं। अब अगर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हुए अब हम देखते हैं कि उनके शेक्सपियर के कॉन्टेम्प्रेरीज राइटर कौन कौन से थे, यानी जो उनके समकालीन राइटर्स थे उसी समय पर, जिस समय शेक्सपियर वर्क कर रहे थे, जिस पीरियड में शेक्सपियर जो है अपने वर्क में डेवलपमेंट कर रहे थे या अपने प्ले को ऑन द स्टेज वो प्ले कर रहे थे, तो उसी टाइम पर जो और अच्छे राइटर्स उभर कर के आए, तो उनके बारे में आज हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं और ये यूजीसी एनटीए नेट के पर्पज से भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लस आपका टीजीटी, पीजीटी एंड जीआईसी, जो भी आपकी इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम है, तो ये उसके पर्पज से बहुत ही ज़्यादा, मतलब अगर देखा जाए तो इसको फोकस करके पढ़िए, क्योंकि कॉन्टेम्प्रेरीज राइटर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस उठाए जाते हैं बच्चों का दिमाग घुमाने के लिए। तो इसीलिए मैं आपका मतलब जो है अपना ज़्यादा टाइम, आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करती हूँ। मेरे चैनल का नाम आप जानते ही हैं, इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी, ठीक। अब विलियम शेक्सपियर की बात करें तो विलियम शेक्सपियर हमारे पास किस पीरियड में थे? 1564 टू 1616। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ द शेक्सपियर्स प्लेज, शेक्सपियर राइटिंग एंड शेक्सपियर्स वर्क। हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो शेक्सपियर थे तो वो कब से कब तक के टाइम के थे? 1564 टू 1616। और शेक्सपियर के कॉन्टेम्प्रेरीज राइटर की आज हम डिस्कस करेंगे इस लिस्ट में। मैंने आपसे कहा है मैं आपको लिस्ट इस तरह की प्रोवाइड कराऊंगी कि बहुत सारी बुक्स का कंक्लूजन है, ये एकदम से नहीं मिल पाता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाके इस तरह का कंटेंट निकल के आता है। तो ये बहुत सारी बुक्स का कंक्लूजन है जो मैं आपके सामने आज लेकर के आई हूँ इस वीडियो में। तो बात कर रहे हैं हम विलियम शेक्सपियर कॉन्टेम्प्रेरीज राइटर्स। इनके कॉन्टेम्प्रेरीज राइटर्स कौन थे? तो सबसे पहली बात आती है जॉर्ज चैपमैन की। लिस्ट बना लीजिए साथ साथ। जॉर्ज चैपमैन का अगर हम ड्यूरिंग द पीरियड देखें तो 1559 टू 1634, ठीक है। नंबर 2 इज बेन जॉनसन। बेन जॉनसन, इनका पीरियड कब था? 1570 टू 1637। ये सब कॉन्टेम्प्रेरी राइटर्स हैं हमारे शेक्सपियर के। नंबर 3, यानी जिस समय शेक्सपियर अपने वर्क को प्ले कर रहे थे, वर्क लिख रहे थे, राइटिंग कर रहे थे, उसी दौरान ये सब राइटर्स भी थे जो अपने वर्क को पब्लिश कर रहे थे और लिख रहे थे, ऐसे समझिए, ठीक है। थॉमस हैवुड 1570 एंड 1641 इनका टाइम पीरियड है। नंबर 4, थॉमस डेकर 1572 टू 1632। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ द थॉमस डेकर। जॉन मास्टन, जॉन मास्टन का 1576 एंड 1634 है। नंबर 6, थॉमस मिडल्टन। थॉमस मिडल्टन 1580 टू 1627। नेक्स्ट नंबर इज 7, जॉन वेबस्टर 1578 टू 1634। क्रोनोलॉजी भी आपको बहुत इजी रहेगा इस तरह से याद करना। अगर आप क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन में फंसते हैं, बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत होती है लर्निंग में, तो जितने भी लर्नर्स हैं और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इसी तरह से लिस्ट बना के अगर करेंगे तो उनकी क्रोनोलॉजी साथ साथ तैयार होती चलेगी। और प्लस आपको एक की पॉइंट मिल जाएगा कि हमें किस तरह प्रिपरेशन करके उसे माइंड में अपनी इंफॉर्मेशन को फीड करना है, ठीक है। तो हम अपने माइंड में इंफॉर्मेशन इस तरह से अगर फीड करेंगे तो उम्मीद करती हूँ कि ज़्यादा दिन तक आपकी वो फीड रहेगी और आप बहुत ज़्यादा एक अपनी प्रिपरेशन के ऊपर कमांड कर पाएंगे। फिलिप मैसेंजर की बात करें तो 1583 टू 1640। जॉन फोर्ड 1586 टू 1639। बियोमेंट एंड फ्लेचर, इनके वर्क को एक जगह ही थोड़ा सा लिया जाता है,
इसलिए इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ब्योमेंट 1584 to 1616 एंड फ्लेचर वाज द 1579 to 1625। फ्लेचर वाज द 1579 to 1625। ये सारे इनके कॉन्टेम्परेरी राइटर्स की लिस्ट है, अच्छे से याद कर लीजिए। मेरे साथ अगर हो सके तो राइट डाउन करते हुए चलिए ताकि आपको याद रहे, और अगर आप मेरे साथ ही राइट डाउन कर रहे हैं तो इससे तो बेस्ट तरीका कोई भी नहीं है कि आप मेरे साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं कर पाते, आप कहीं पर बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आप नहीं लिख पा रहे हैं, तो फिर स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लिया करिएगा। जो भी मैं लिस्ट आपको प्रोवाइड करा रही हूँ उसकी आप स्क्रीनशॉट ज़रूर रखें अपने पास, ताकि जब कभी आपको मतलब टाइम मिले, आप अपने जो है फ्री पीरियड में हो, तो आप इसको अच्छे से एक बार देख लें और इसे याद कर लें। अब बात आती है जॉर्ज चैपमैन के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है उनका, जो ऐसा वर्क है जिसके बेस्ड पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे जा रहे हैं। तो हम पहले उनके इस वर्क की बात कर लेते हैं। जॉर्ज चैपमैन का वर्क क्या है हमारे पास? जॉर्ज चैपमैन वर्क मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। इनका पीरियड क्या रहा था, हमने जैसे यहाँ से बताया, यहाँ देखिए 1559 to 1634 जॉर्ज चैपमैन का पीरियड था। इनकी सबसे पहली अगर हम बात करें, एक लॉन्ग पोएम थी द शैडो ऑफ नाइट, 1594 में ये आई थी, ये वर्क लिखा गया। ये एक लॉन्ग पोएम थी और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। जो मैन की पॉइंट्स है वो मैं साथ साथ लिखे, वो मैंने इसीलिए साथ साथ लिखे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। द शैडो ऑफ नाइट 1594 में एक लॉन्ग पोएम लिखी थी जॉर्ज चैपमैन ने, 2 पार्ट्स में डिवाइड थी। नंबर 2 इज वर्क ए ह्यूमरस डेज मर्थ। ये जो आपका है ना ह्यूमरस डेज मर्थ, ये 1597 में लिखा गया। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा मैंने 3A करके, ये उस टाइम जब मैं लिख रही थी तो मेरे दिमाग से निकल गया था ये वर्क इनका, इसलिए मैंने लास्ट में इसको मेंशन कर दिया। द ब्लाइंड बेगर ऑफ अलेक्जेंड्रिया, द ब्लाइंड बेगर ऑफ अलेक्जेंड्रिया 1596 में लिखा गया। इसको आप यहाँ 1597 के ऊपर एंड 1594 के नीचे इसे मेंशन कर लीजिए, ठीक है, इस तरह से। नंबर थर्ड इज ऑल फूल्स 1605 में ऑल फूल्स नाम का इनका वर्क था, वो पब्लिश हुआ। बसी डी एम्बॉयज 1607 यानी 1607, और ये एक ट्रेजेडी थी, ठीक है। ट्रेजेडी किस पे थी? जो हेनरी थर्ड, फ्रांस के जो एम्परर थे हेनरी थर्ड, उनका ब्रो था, यानी उनके भाई के ऊपर ये ट्रेजेडी लिखी गई थी। मैंने कहा ना मैं की पॉइंट या कीवर्ड्स आपको बताते हुए चलूंगी। तो वो कौन सी ट्रेजेडी है? बसी डी एम्बॉयज 1607 में ट्रेजेडी हेनरी थर्ड के ब्रो के ऊपर लिखी गई थी। नंबर 5 पे है द रिवेंज ऑफ बसी द एम्बॉयज 1610। नंबर 6 है द इलियाड्स ऑफ होमर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है भाई, इसको ज़रूर याद करिएगा कि ये किसकी लिखी हुई, मतलब जो है इसका राइटर कौन है, कब लिखा गया, ये बहुत पूछा जाता है। द इलियाड्स ऑफ होमर 1611 में लिखी गई, और किसका वर्क है ये? जॉर्ज चैपमैन का वर्क है। नंबर 7 सीजर एंड पॉम्पे। सीजर एंड पॉम्पे 1613 में लिखा गया, 1613 यानी 1613 में। नंबर 8 द होल वर्क्स ऑफ होमर। एक ये वाला भी देखिए, द होल वर्क्स ऑफ होमर मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, ध्यान दीजिएगा। 1616 वॉज रिटिन बाय द जॉर्ज चैपमैन, ठीक है, लिखा गया था ये चैपमैन के द्वारा। और क्या नाम है इसका? द होल वर्क्स ऑफ होमर, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। द इलियाड्स ऑफ होमर, ये सब जितना भी होमर पे वर्क है वो किसका है? जॉर्ज चैपमैन का है, ठीक है। इन्होंने होमर के ऊपर काफी वर्क किया है। द होल वर्क्स ऑफ होमर 1616। द क्राउन ऑफ ऑल होमर्स वर्क, अब देखिए ये भी इसी तरह से आ गया। द क्राउन ऑफ ऑल होमर्स वर्क 1624। इस तरह से आप इनको बना के चलिए, ये 10 बैठेंगे। वैसे यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 3 से पहले या 2 से पहले इस वर्क को डाल लीजिएगा। द ब्लाइंड बेगर ऑफ अलेक्जेंड्रिया, वहाँ पे लिखना मैं भूल गई थी, दिमाग से निकल गया था मेरे, ये वर्क के यहाँ पे डालना है, हो जाता है, हम भी ह्यूमन बीइंग हैं तो भूल जाते हैं कभी कभी, इसलिए मैंने आपसे कहा कि इस वर्क को आप यहाँ पे डालिएगा तो 1596 का सीक्वेंस ये यहाँ पे बन जाएगा आपका। इसको बल्कि हम 2A लिख लेते हैं ताकि आपको ये ध्यान रहे, 2A। द ब्लाइंड बेगर ऑफ अलेक्जेंड्रिया 1596 1597 के ऊपर रख के अगर आप लिस्ट बना रहे हैं तो इस तरह से कर लीजिए। और फिर उसके बाद ए ह्यूमरस डेज मिर्थ आ जाएगा, ऑल फूल्स आ जाएगा, बसी डी एम्बॉयज, फिर द रिवेंज ऑफ बसी डी एम्बॉयज। अच्छा, इसमें भी कंफ्यूज मत होइएगा, अगर ये देखिए कीवर्ड पकड़िए, एम्बॉयज
एम्बॉयज। ये किसका वर्क है? जाहिर सी बात है जॉर्ज चैपमैन का। जीसी से याद कर लीजिए, कीवर्ड पकड़िए। जीसी के कौन कौन से वर्क हैं आपके पास? एम्बॉयज नाम का वर्क काफ़ी मशहूर है, 2 इसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं इनके वर्क, प्लस होमर जो है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। होमर के 3 वर्क्स हैं इनके, और ये भी है कि जॉर्ज चैपमैन वॉज ट्रांसलेटेड टू होमर। जॉर्ज चैपमैन ने ट्रांसलेट किया था होमर, जितना भी था सबका वर्क, उसे ट्रांसलेट करने का काम इन्हीं का था। तो द क्राउन ऑफ ऑल होमर वर्क्स वो इनका है, द होल वर्क्स ऑफ होमर वो इनका है, सीजर एंड पॉम्पी 1613 में जॉर्ज चैपमैन के थ्रू लिखा गया। इस वर्क को आप लिस्ट वाइज, जैसे मैंने आपको ये लिस्ट बना करके दी है, वैसे ही आप इसके थ्रू तैयारी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको याद करने की कोशिश करिए। अकॉर्डिंग टू लिस्ट अगर आप तैयारी करेंगे तो जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ, कम टाइम में आपके ज़्यादा याद हो जाएगा। कम टाइम में आप बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ कवर कर रहे हैं इस तरह से मेरे साथ में। और ये शेक्सपियर का पीरियड चल रहा था लास्ट वीडियो में। अब शेक्सपियर्स के कॉन्टेम्प्रेरीज राइटर जो हैं, ये उनकी बात हो रही है आज की वीडियो में, तो इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान से पढ़िए, ध्यान दीजिए। आज मैंने जॉर्ज चैपमैन का वर्क आपके साथ डिस्कस किया। कल जो नेक्स्ट राइटर हैं उनमें से ज़्यादा राइटर उठा करके मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, और आपके लिए आसानी पैदा हो, मैं यही कोशिश करूँगी ताकि आप अपने सब्जेक्ट पर कमांड करें। और फिर मैं बार बार यही बात कहती हूँ, मैं बाइलिंगुअल इसीलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे हाई लेवल की इंग्लिश जो है वो बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो फिर वो कंप्लेन करते हैं कि मतलब ज़्यादा नहीं समझ पा रहे हैं या किसी भी चीज़ को, इसलिए मैं बाइलिंगुअल मिक्स करके आपको पढ़ा रही हूँ। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी टॉपिक डिस्कस करना है मेरे साथ तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं, और मैं आपके साथ वीडियो में उस टॉपिक को ज़रूर डिस्कस करूँगी। तो मैं आपसे इसी बात को कहना चाहूँगी बार बार कि देखिए, अगर आप नेट की तैयारी या नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बड़ी बड़ी बुक्स तो आपने अच्छे से पढ़ी ली होंगी, जो भी बुक्स हैं अपने हिसाब से जो भी आपने परचेज़ की होंगी। अब ज़रूरत है हमें कीवर्ड्स को पकड़ के और प्रिपरेशन को अपने कंप्लीट करने की। तो उस प्रिपरेशन को कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम कुछ कीवर्ड्स पकड़ें, उसके की पॉइंट्स पकड़ करके उसका आंसर्स जो है वो निकालने की कोशिश करें। और हम क्योंकि 4 ऑप्शंस आते हैं तो 4 ऑप्शन में सटीक आंसर देने की हम पूरी तरह से अपने आप को तैयारी रखें कि हाँ, हमें किस तरह से उसका एक क्लियर ऑप्शन हमारे दिमाग में हो, उसकी क्लियर इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में हो। और ये तभी हो सकता है जब हम बहुत सारी बुक्स का कंक्लूजन निकाल के स्टडी करते हैं। तो फिलहाल आप मेरे चैनल पे बने रहिए इसी उम्मीद के साथ कि मैं आपको एक नया कंटेंट एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे वेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। ऐसी मेरी कोशिश है पूरी। और मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि और बच्चे भी हमारे साथ जुड़ सकें और वो भी इस चैनल का फ़ायदा उठा सकें। चलिए, इन्हीं सब अच्छी दुआओं के साथ में इंशाल्लाह आप जल्दी से जल्दी जो है वो एग्ज़ाम को बीट करें और जल्दी से जल्दी आपकी तैयारी पूरी तरह से कंप्लीट हो। इन्हीं सब दुआओं के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर फरहत परवीन। ओके, अल्लाह हाफिज़।